जो एक तस्वीर थी एनके सर की कि दक्षिण में बीजेपी का मतलब सिर्फ कर्नाटक, बीते 10 साल में उस तस्वीर को बीजेपी ने बदल दिया है। मतलब अब आंध्र में भी खाता खुल रहा है, केरल में भी खुल सकता है, तमिलनाडु में भी खुल सकता है, तेलंगाना में ऑलरेडी खुला हुआ है। नहीं, एक बात तो सही है कि दक्षिण भारत में अनटैप्ड पोटेंशियल था, जिसको कि बीजेपी ने और खास करके संघ ने बहुत शिद्दत से दशकों से वहां पे कल्टीवेट किया अपने को, जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। सीटों में भले ना मिले, लेकिन सपोर्ट बेस के आधार पे। लेकिन जो झटका लगा है वो नॉर्थ इंडिया में लगा है। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का मतलब ये माना जाता था कि अब बीजेपी को यहां से उखाड़ना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आज जो ये झटका लगा है, आज के रिजल्ट से जो दिखाई दे रहा है, नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त गिरावट। पूरे नॉर्थ इंडिया में कहना तो सही नहीं होगा। राजस्थान में अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, गुजरात में ऑलमोस्ट बढ़त नहीं है, राजस्थान में आधी सीटें कम है, मतलब आधी सीटें कम, हरियाणा में कम है, हरियाणा में आधी सीटें कम है, उत्तर प्रदेश में आधी सीटें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा है। राजस्थान में कम है, हरियाणा में कम है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में ये मकबूलियत अगर मोदी की कम हो रही है, इकबाल जो मोदी का कम हो रहा है, ये अपने आप में पॉलिटिकल साइंस का एक नया सब्जेक्ट होगा, बल्कि सोशल साइंस का भी होगा, सोशियोलॉजी का होगा। क्या वजह है कि मोदी की ये हिंदुत्व का जो वेव था, इसमें अब रेशनलाइजेशन होने शुरू हो गया है, और वो देखा जा रहा है कि भोगा हुआ यथार्थ, महंगाई, बेरोजगारी तमाम, क्योंकि मोदी ने डिलीवरी की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेनिफिशियरी का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। लेकिन क्या उसने भी रिजेक्ट किया? एक देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज लगातार 4 साल देना, उसके बाद भी जनता खारिज करे या वोट कम आए, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, और बीजेपी के प्लानर्स को इसको सोचना पड़ेगा। आरपी सिंह साहब, केवल 60 सीटों का अंतर रह गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, लगभग। मैं वापस से रिपीट करूंगा अपनी पहली वाली बात, ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जरा इंतजार करिए 12:30 तक। मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम को ऑलरेडी कह दिया आपके डिबेट के बीच में कि मैं 12:30 आपके चैनल पे आऊंगा, और अपेक्षा करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता तब उठाएं, तब डिस्कस कर लेंगे कि क्या ट्रेंड्स है। परंतु हाँ, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, उसको हम बाद में असेस करेंगे, परंतु सरकार सुनिश्चित भाजपा की एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है राहुल सर, जो बात आरपी सिंह बार बार कह रहे हैं, इस बात को मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या फर्क पड़ता है इससे कि सीटें कम रह गई, सीटें 4 कहीं ज्यादा आ गई, 4 कहीं कम रह गई? जो बात आरपी सिंह कह रहे हैं कि देखिए सत्ता में तो फिर भी हम ही आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तो हमारे ही बन रहे हैं। फर्क यह पड़ता है कि जिस मोदी जी की बात को मोदी की गारंटी कहा जा रहा था, उनके एक एक शब्द को ब्रह्म वाक्य की तरह बीजेपी और उनके मीडिया में बैठे प्रवक्तागण सिद्ध कर रहे थे, वो उनकी बात, उनकी वो दावे वो गलत साबित होंगे, वो बड़बोलापन जाहिर होगा, वो कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे थे ये साबित होगा, और वो एक 400 पार आकलन नहीं था, जुमला था। सर लेकिन वो तो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोला जाता है, 400 बोलेंगे तो आप 300 हासिल करेंगे। भाई तो फिर ये दावा मत करिए ना कि जो एक एक शब्द जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। ये दावा तो मत करिए कि हमें पूरा प्रचंड बहुमत, अखंड बहुमत मिल रहा है। वो तो अपने प्रचार की स्ट्रेटेजी हो सकती है सर, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, लेकिन वो जिस तरह से पूरी हवा बन रही थी, और उसमें मीडिया के भी बहुत सारे लोग शामिल थे, वो हवा तो नहीं दिख रही है कहीं, वो आधी तो नहीं दिख रही है। अगर ऐसा होता सर, अगर ऐसा होता कि हवा नहीं है तो फिर ये 300 की टैली ना होती एनडीए की सर। नहीं, ऐसा है कि अगर बीजेपी के 273 आते हैं अपने दम पे, तो उस समय बीजेपी इस पोजीशन में होगी कि वो काफी टफ डिसीजन या जो भी जिस तरीके के भी डिसीजन चाहे वो कर सके, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली, पॉलिटिकली फाइनेंशियली। बाद में सरकार चलाने में उसको आसानी वो होती है। ठीक है। और अगर अलायंस पार्टनर के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो कम से कम ये वाली सरकार, क्योंकि ये जो सरकार है वाजपेयी वाली सरकार तो है नहीं, ये सरकार एक थोड़ा हाँ वो है तो का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, तो ऐसी सरकार को एक अलायंस पार्टनर को अपने साथ में लेके टफ डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। सर लेकिन इसी के साथ जब हम साउथ की बात कर रहे थे, हमने कहा कि नॉर्थ में जो इनको नुकसान हो रहा है, साउथ में भले इनका खाता खुले, हम केरल की बात कर रहे थे, लेकिन उतना ये लोग वहां पर पटा नहीं पाएंगे नॉर्थ का जो नुकसान है दक्षिण में। तो ये कोई बहुत ज्यादा फायदा इनको नहीं देगा। ठीक है, आपने खाता खोल लिया दक्षिण में, आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, इतना तो आपको 10 साल में तो
तो करना भी चाहिए था। दे रहा हूं आपको जी। कहीं से आ रहा है कि बीजेपी को एनडीए को 56 सीटों का इस समय तक नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन को 92 सीटों का फायदा हो रहा है। ये बड़े आंकड़े हैं। हाँ, बड़ा नुकसान है और बड़ा फायदा है। आप कुछ कह रहे थे नहीं, देखिए ऐसा है कि साउथ में अगर उनकी सीट आती है केरला में, तमिलनाडु में, तो कम से कम एक कहने को होगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सारे के सारे स्टेट्स में वो है सीट्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है। सही मायने में नेशनल पार्टी अगर हम बोलें तो वो नेशनल पार्टी। बल्कि सर बीजेपी ये कहा करती थी कि राहुल गांधी सिर्फ दक्षिण तक, वायनाड तक सीमित रह जाएंगे और राहुल गांधी कहते थे कि मैं दक्षिण में बीजेपी को, मोदी को आने नहीं दूंगा। कांग्रेस ये कहा करती थी। नहीं, एक चीज और सर एनडीए को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल ट्रेंड है वो आगे आ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल रहा है शुरुआती रुझान के मुताबिक। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो जो जरूरी नंबर है उस पर मोहर अब चुनाव आयोग ने भी लगा दी है। सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है शुरुआती रुझान के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन आप कुछ कह रहे थे सर, मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। मुझे ताजुब हो रहा है, चुनाव आयोग बहुमत नहीं बताता है किसी गठबंधन का। नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन हमने अपने तरीके से उस आंकड़े को टैली करके बताया। हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग की जो आंकड़े उन्होंने दिए उसका पहला ऑफिशियल अपडेट। हाँ, क्योंकि उसकी भाषा ये नहीं हो सकती, अगर होती है तो ऑफ द मार्क हो। नहीं वो तो। लेकिन खैर, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ठीक है, सरकार तो बनाएगी, लेकिन जो मोदी का ऑरा होता था, मोदी के ऑरा जिसमें माना जाता कि मोदी इनविंसिबल है, ये खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होगा तो जो हार्ड डिसीजंस लेते थे, जो सरकार के लिए अचानक उन्होंने कहा नोटबंदी, तो नोटबंदी हो गया, अचानक उन्होंने तमाम चीजें ली। इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसमें भी मोदी को दिक्कत आएगी क्योंकि जो फॉर्मेट है गवर्नेंस का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो लिहाजा अगर आप 250 पे रुक जाते हैं बीजेपी और उनको मोहताज होना पड़ता है एलाइज का, तब फिर मोदी को हार्ड डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा सर? मतलब वो चेहरा, वो लीडरशिप जिसके दम पर बीजेपी आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सत्ता में है, जहां जीतते हैं वहां बीजेपी के नाम, मोदी के नाम पर ही जीतते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी का वो चेहरा जो 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है, ध्वस्त बना रहा है, वो चेहरा जो अभी भी बहुमत के नजदीक है, मतलब इंडिया गठबंधन के मुकाबले, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा रातों रात कि सर फैसले लेने में दिक्कत आएगी? नहीं, अगर आप डिपेंडेंट हो गए, नहीं, 2 चीजें होती है ना, इनविंसिबिलिटी से अचानक होगा कि नहीं भाई ये भी हम ही लोगों की तरह है। अभी तक जो देवत्व मोदी को आपने देखा, किस तरह भाषणों में मोदी को भगवान मान दिया गया था, वो जब नीचे आएगा तब ये दिक्कत होगी कि उनको जो डिसीजंस लेते हैं, जो अकेले ले लेते हैं, जैसे नोटबंदी, रात के 10 बजे आप डिसीजन ले लेते हैं, उसी तरह जो हार्श डिसीजंस है वो लेने के लिए तब आपको एलाइज पे डिफरेंट का, आपको जानते हैं वाजपेयी जी को कितनी दिक्कत होती थी, ममता बनर्जी रोज जाए, तो ये चीजें मोदी को अगर फेस करनी पड़ेगी तो गवर्नेंस मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इस बीच जो टैली है वो जरा एक बार फिर दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। सर, जो टैली इस वक्त न्यूज नेशन दिखा रहा है उसमें लगभग 300 सीटें एनडीए को हैं, लगभग 215 सीटें इंडिया गठबंधन को है। जो नारा बीजेपी ने दिया था उससे बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। 10:30 बजे का वक्त हो चुका है। क्या वाकई किसी चमत्कार की उम्मीद आपको लगती है सर अभी? देखिए, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों तक बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के सफलता के साथ सुशासन के सफर को आगे बढ़ाया है और अब तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। नंबर अभी अंतिम क्या आएगा वो तो बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि आज भी जो डायनेस्टी के प्रति, डायनेस्टी की डेपुटेशन के सरकार बनने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार ही जो है वो जनता जो है उसको सम्मान दे रही है और उसको जनादेश दे रही है। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा जहां जीत के ग्लैमर वहीं हार के ग्रेस दोनों को जो का सम्मान करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष है उसमें किसी तरह का हार का ग्रेस अभी भी नहीं है और चुनाव से पहले तो था ही नहीं। वो जिस तरह का पूरा इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, एडमिनिस्ट्रेशन
पूरे की पूरी सरकारी व्यवस्था पर जो है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। ठीक है। और उसके बाद आज की तारीख में जो रुझान आ रहे हैं उसमें जनता ने जितना वोट उनको दिया वो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जैसा आपने कहा कि देखिए बीजेपी वंशवाद के खिलाफ लड़ रही है, जो भी होगा ठीक है, सरकार बीजेपी की बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन ये जो ईवीएम है वो कुंबे की कुटाई से जरूर बचने। नकवी साहब, अभी आपने कहा कि बीजेपी वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो आंकड़े हैं सर इस वक्त के, वो बता रहे हैं कि बीजेपी को दोनों ही राज्यों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर बीजेपी वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो क्या वजह है कि मतदाता इन राज्यों के उसी वंशवाद की राजनीति को वोट दे रहे हैं? अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के गठबंधन को वोट मिल रहे हैं यूपी और बिहार में, बीजेपी को डेंट हो रहा है, जेडीयू को डेंट हो रहा है। देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव लड़ती हैं और चुनाव के मैदान में जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने जाती हैं, हर चुनाव का जो रिजल्ट है वो हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबक और संदेश होता है। इसलिए जो है वो इस अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए कि साहब उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उनको मिल गया, बिहार में मिल गया। हर चुनाव जो है वो सबक और संदेश होता है। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो 2 सीटों से शुरू करके और 300 प्लस गई है। लेकिन नुकसान यहाँ पर आपको हो रहा है मुख्तार नकवी साहब, आपको नुकसान हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए। अभी तक तो रुझान है, 10:30 बजे तक थोड़ी थोड़ी तस्वीर तो क्लियर हो जाती है ना। तो ये तो मंथन का होगा ना समय आप लोगों के लिए भी। इतनी कोशिश की, इतने समीकरण साधे, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा क्या? देखिए, जब चुनाव पूरे के पूरे रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी हर रिजल्ट का जीतते हैं तो उसके बाद भी उस पर हम चर्चा करते हैं। उस पर जो है वो तमाम ऐसे जो पहलू होते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन नकवी साहब, क्या आपको लगता है कि जो प्रचार का तरीका था, खासकर पहले चरण के बाद, उसमें जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल हुआ, उनमें जिन मुद्दों को उठाया गया, वो कहीं उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं, उनको जनता ने स्वीकारा नहीं? देखिए, एक चीज आप बताइए कि अब पूरे इन 10 सालों तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में थी। अगर मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े इस देश में कोई शिकार रहे तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह का 2014 से लेकर के और आज 24 आ गया है, जिस तरह का देश में विदेश में दुष्प्रचारों की बाढ़ रही, उसके बावजूद भी हम जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज की इस टैली से ये मैसेज जाता है, जो मैसेज अब तक नहीं जाता था? अब तक कहा जाता था टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। आज की इस टैली से ये मैसेज जाता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि यस देयर इज ऑल्टरनेटिव। देखिए, मैं एक बात बताइए, आप चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा मैं तो उसको अभी नहीं आकलन कर रहा हूं जी। आप ये बताइए किस बात का अल्टरनेटिव था? आप जो है वो केरल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे, दिल्ली में दोस्ती दिखा रहे थे। बंगाल में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झप्पी कर रहे थे। पंजाब में आपका झगड़ा दिखाई पड़ रहा था और दिल्ली में झप्पी। तो ये पूरी तरह से, इसमें खानदान तो है वो अनेक थे लेकिन ख्वाहिशें सबकी एक थी। ठीक है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश, आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, तो ये कहना कि साहब बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन गया, देयर इज नो अल्टरनेटिव, मुझे नहीं लगता कि। ठीक है सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी है, उससे पॉलिटिकली फायदा होगा आपको। आपने अपने साथ सहयोगी जोड़े, आपने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लिया, महान दल जैसे नेता, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, दारा सिंह चौहान, नारद राय, मनोज पांडे, महाराज जी प्रजापति, पूजा पाल, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह जैसे जो तमाम नेता हैं वो आपके पक्ष में खड़े आए, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होते। सर, बड़ा नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में आपको। देखिए, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वोट में क्या कन्वर्ट हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश हो या देश का और हिस्सा हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने
बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जीत के जुनून और जज्बे के साथ काम किया है। और जनता जो है वो लोकतंत्र में मालिक है। और मैं तो अभी आपको कह रहा था ना कि देखिए, इस चुनाव में जो भी आप रुझान बता रहे हैं, उससे एक मुझे संतुष्टि जरूर है कि जो है वो चुनाव के बाद ईवीएम जो है वो इस कुनबे की कुटाई और पिटाई से बचने वाली। ये सही कह रहे हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमारा वोट चोरी हो गया। हाँ। जितना वोट मिल रहा है उनको, तो इस कुनबे की कुटाई और पिटाई से ईवीएम बच जाएगी, और जो भी हो। लेकिन नकवी साहब, कुछ सीटें, बल्कि कई राज्यों की ज्यादातर सीटें ऐसी थी जहां पर मोदी के चेहरे को आगे रखकर वोट मांगे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रोड शो किए, ऐसी जगहों पर किए। पटना में आज तक किसी प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जहां पर वो रोड शो करने के लिए पहुंचे। लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी के चेहरे पर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों को भी वोट उस तरह से उनका कन्वर्ट नहीं हो रहा? मोदी का फेस जो फैक्टर हुआ करता था पिछले 2 चुनाव में, इस चुनाव में वो कम है? अच्छा बताइए, आप मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नेतृत्व पे हम वोट नहीं मांगते तो क्या राहुल जी के नेतृत्व पे वोट मांगते? एक चीज, ये तो एकदम मजाक की बात है। जब भी बीजेपी चुनाव लड़ी है, अटल जी के नेतृत्व में हमने अटल जी के चेहरे पे वोट मांगा है। आडवाणी जी के जब नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो उनके ने मांगा। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के चेहरे पे। 2019 में मोदी जी के काम और नाम के उस पे, और 2024 में भी मोदी जी के तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम के आधार पर जो उन्होंने इन 10 सालों में बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम किया है और परिणाम लाए हैं, उसका आधार पर लाए। अब जनता मालिक होती है। जी, लेकिन आप तो मुख्तार अब्बास नकवी ये साहब, कोई इसके आधार पर, नकवी साहब एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में अपने 100 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे हैं। बड़ी संख्या में आपने कोशिश की कि अपने कुनबे को और ज्यादा बड़ा किया जाए। क्या पहले से बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं, कैसे न कैसे एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई तरह से अपने उम्मीदवारों के लिए आकलन करती है। नीचे पे ग्राउंड लेवल पे पार्टी का क्या फीडबैक होता है, स्टेट लेवल पे क्या फीडबैक होता है, केंद्र सेंट्रल पार्टी का क्या फीडबैक होता है, उसके आधार पे टिकट जो है वो परिवर्तित भी किए जाते हैं, टिकट जो है दोहराए भी जाते हैं। और उसमें रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद आकलन होता है कि भाई ये इसका बदला गया तो इसका क्या फायदा हुआ, इसको जो है वो कंटिन्यू किया गया तो उसका नुकसान क्या हुआ। ठीक है, एक सवाल और इसी से जुड़ा। इस वक्त की जो टैली है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, 238 सीटें मिल रही हैं। यानी इस बार की जो सरकार होगी आपकी, वो अपने सहयोगी दलों के सहारे चलेगी, उनकी बैसाखी पर चलेगी। क्या इससे कुछ मुश्किलें आने वाली हैं? क्योंकि इस देश ने वाजपेयी जी की सरकार को भी देखा है किस तरीके से दिक्कतें होती थी गठबंधन की सरकार में। क्या हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको कार्यक्रम में कहूंगा, जुगाड़ की सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनने वाली है। और जुगाड़ की सरकार जो है वो जुगाड़ का जनघट जो है वो जनादेश के पनघट तक कोई भी नहीं पहुंचा पाएगा। आपको मैं स्पष्ट करता हूं, लेट वेट एंड वॉच। जी, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ राज्यों में जो दोस्ती है वो दूसरे राज्यों में नहीं है, विपक्षी पार्टियों की या इंडिया की हम जब बात कर रहे थे। लेकिन वहां पर दोस्ती तो रास आ रही है, वहां पर वो बढ़त बनाए हुए हैं और उन्हीं राज्यों में आप लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये बात मैं ये नहीं कहता कि जो आपका रुझान है या जो इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स आ रहे हैं उसके आधार पर जो आप कह रहे हैं, अभी आखिरी क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, उसके आधार पर मैं अभी कोई, देखिए मैं मानता हूं कि कोई जीत का जश्न और हार का हाहाकार अभी नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब। बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे चर्चा कर रहे हैं। टीवी डिबेट्स में आप बहुत कम आते हैं, थोड़ा वक्त निकाला कीजिए। और आप इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है फाइनल टैली का। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी। और चलिए, इसी बीच आपको और अपडेट दे दे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और खबर ये है कि जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है दोनों ही
अलायंस ने, वो उसको लेकर अपडेट आपको दे दे। 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है, 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। चुनावी रुझानों के बीच इस वक्त की बड़ी अपडेट, यानी कांग्रेस दफ्तर पर हलचल शुरू हो गई है और अब 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। अपने सहयोगियों का रुख हम करेंगे और उनसे जानेंगे इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है। मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी का पार्टी मुख्यालय में पहुंचना, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो अब झलक रहा है कि भाई देखिए इस बार स्थिति ऑल इज वेल। 10 जनपद जा रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी मां से मिलने जा रहे हैं, सोनिया जी से। उनका कार्यालय जो वो 24 जनपद है। हाँ। तो इसलिए हमें इस पर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के बहुत अच्छे उनके हिसाब से परिणाम आए हैं, तो जाहिर है कि दोनों को बैठेंगे और वहां पर अभी शायद हो सकता है कि कुछ और पार्टी के बड़े नेता भी आ जाएं और चर्चाएं अब शुरू हो जाएंगी, अब उनमें कंसल्टेशन शुरू होंगे। सर क्या टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? मनोज सर, पिछली बार 50 के आसपास थे, इस बार कांग्रेस 100 सीटों के आसपास है, दुगनी हो गई है। टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब किन मुद्दों पर मंथन करेंगे? देखिए, बहुमत से तो दूर है अभी। नहीं, बहुमत से दूर है, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस, अगर उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस देखें उसके मुकाबले काफी अच्छी है। जो भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की थी, जिसको कि कांग्रेस ने लीड किया, राहुल गांधी ने लीड किया, मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा वो है, सक्सेसफुल हैं। और हम देखें अनुराग की एनडीए का, अगर हम टैली देखें तो एनडीए के भी टोटल नंबर थोड़े कम हुए हैं और वही बीजेपी के भी नंबर कम हुए हैं। और ये नंबर अगर आप देखें तो 240 प्लस माइनस हैं अभी बीजेपी के। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस, बीजेपी को जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा खराब है। और मार्केट में और जो पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर्स थे जो कि बीजेपी को कम सीट दे रहे थे, लेकिन इतनी कम सीटें तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने भी दी होंगी। किसी ने कल्पना नहीं की। हाँ, किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। बीजेपी के अंदर भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी कम सीट आएंगी। और भले ही एनडीए की सीट 290 है अभी, लेकिन ऐसा था कि मोदी जी ने जो पैरामीटर सेट कर दिए थे, वो पैरामीटर्स को देखते हुए बीजेपी की फाइट सिर्फ बीजेपी के साथ थी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी के 238 है, कांग्रेस के 98 है, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। तो लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का जो सोचना है, उसमें बीजेपी ने एक पैरामीटर सेट करे हुए हैं कि भाई ठीक है 273 तो बीजेपी के अपने दम पर आएंगे। उससे आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, उससे आगे की बात करें। और अभी क्योंकि इलेक्शन में काउंटिंग काफी हो चुकी है और अभी भी 35 सीटें उस नंबर से कम है, तो मेरे को लगता है कि ये कोई परफॉर्मेंस बीजेपी के अपने हिसाब से भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। राहुल साहब, इंडिया गठबंधन के लोग तो ये भी इस बात पर भी तो मंथन कर रहे होंगे ना कि भाई अगर हम